सर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत कुछ संजीदी बात करते हैं, चुनावी राजनीति की बात नहीं करते, देश की अखंडता, एकता, संप्रभुता को लेकर कुछ चिंताएं उन पर बात करते हैं। भारत का एक बड़ा संवेदनशील हिस्सा है जिसे हम जम्मू कश्मीर के रूप में जानते रहे। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार थी, उसके गृह मंत्री अमित शाह ने 2019 में एक विधेयक सदन में प्रस्तुत किया, संसद में, जिसके तहत इस राज्य को राज्य के स्थान पर केंद्र शासित इलाके में परिवर्तित कर दिया गया। दो हिस्सों में विभाजित हो गया। जम्मू कश्मीर एक हिस्सा हुआ, लेह लद्दाख एक हिस्सा हुआ। दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील हो गए। जम्मू कश्मीर में विधिवत चुनाव हो चुके हैं। वहां पर पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर तो मांग आती रहती थी, पर अभी आज हमारी जो बातचीत है वो लेह लद्दाख के संदर्भ में है। लेह लद्दाख अपने संदर्भ में पूर्ण राज्य का दर्जा चाहता है। इसकी कमान जो थाम रखी है वो किसी राजनीतिक दल ने नहीं थाम रखी। एक वांगचुक है जिनको हमने जाना था 3 इडियट पिक्चर में आमिर खान की किरदार के रूप में। बाद में पता चला कि वो काफी हद तक एक हकीकत से प्रेरित है। वो वांगचुक जो लेह लद्दाख में है, उन्होंने इस मांग के साथ में लंबा अभियान छिड़ रखा है। 5 साल से वो लगातार संघर्ष करते हैं, समय समय पर भूख हड़ताल करते हैं। भूख हड़ताल के माध्यम से जनता का ध्यान अपनी मांग के संदर्भ में आकर्षित करते हैं। बड़ी संख्या में युवा, स्थानीय लोग उनकी इस मांग के समर्थन में रहते हैं। वहां से लेकर दिल्ली तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। केंद्र कभी कभी उनकी आवाज को सुन भी लेता है, समय अनुसार कदम उठाने की कोशिश भी करता है। अभी साल भर पहले ही इस आवाज की सुनवाई हुई थी, जिसके तहत लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन का ऐलान भी अमित शाह जी के द्वारा किया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी पूर्ण राज्य की दिशा में काम बहुत आगे नहीं बढ़ा। साथ ही उनकी मांग है कि उनके यहाँ केवल एक लोकसभा क्षेत्र, उस लोकसभा क्षेत्र को बढ़ाकर 2 किया जाए, लद्दाख और साथ साथ कारगिल। आज हम इसी संदर्भ में बात करने वाले हैं। बात इसलिए करने वाले हैं कि कल वहां पर व्यापक स्तर पर हिंसा हुई। हिंसा इस कदर हुई कि 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए, 4 लोगों की मौत हो गई। भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर फूंक दिया गया। इसके अलावा कुछ अन्य प्रतिष्ठानों को भी नुकसान पहुंचाया गया। जो वांगचुक हड़ताल पर थे, उन्होंने इस हिंसा के चलते अपनी भूख हड़ताल को खत्म कर दिया। केंद्र सरकार का आरोप है कि वांगचुक के कारण ही इस प्रकार के हिंसा के हालात बने। उन्होंने माहौल को शांत करने की कोशिश भी नहीं की। जिस समय पर भीड़ उत्तेजित थे, उसे शांत करने के स्थान पर वह एम्बुलेंस में बैठकर अपनी घर की ओर निकल गए। पर आज हमारी बातचीत इस संदर्भ में कि आखिर लोग इतने उत्तेजित क्यों हो जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को जैन जी के संदर्भ में भी निरूपित करने की कोशिश की जा रही है। जैन जी के संदर्भ में वैसे ही जैसे नेपाल में हुआ, जैसा बांग्लादेश में हुआ या श्रीलंका को भी कुछ लोग उदाहरण के तौर पर बताते हैं। पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जैन जी तो केवल एक मुखौटे के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश है। दरअसल ये पूरी आग कांग्रेस के द्वारा ही लगाई हुई है। कांग्रेस के एक पार्षद ने बहुत ही उत्तेजित किस्म का भाषण अनशन स्थल पर दिया, जिसके चलते इस प्रकार के हालात बने। तो आज हम इसी पर बात करते हैं कि क्या कांग्रेस के पहल के चलते इस प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियां हुई, या वहां की स्थानीय भावनाओं को दिल्ली में बैठे लोग उस गंभीरता के साथ नहीं ले रहे हैं जिस गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर को लेकर वैसे ही हम परेशानी में रहते हैं। अगर लेह लद्दाख के संदर्भ में भी परेशानी इस किस्म की रही, तो आखिर हम इस देश की एकता की मजबूती के संदर्भ में निश्चिंत कैसे हो पाएंगे। सवाल महत्वपूर्ण है, उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ मुकेश त्यागी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ नम्रता शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, और साथ साथ डॉक्टर मीना पटेल हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप तीनों का स्वागत है। वो चर्चा की शुरुआत मुकेश जी से करते हैं और मुकेश जी से जानने की कोशिश करते हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को एकता के नए स्वर पूरी दुनिया को सुनाने थे, उसके बीच में इस प्रकार के असंतोष और आक्रोश के स्वर मुकेश जी कितना आपके दिल को व्यथित करते हैं। अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए आप कितना बाध्य हो रहे हैं, या ये सब बेकार की बातें हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ लोग हैं जो आपके अच्छे कामों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वो 4 मौतें इसी के तहत हुई। डॉक्टर हिमांशु, आपको नमस्कार, को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, स्थिति बहुत जटिल है। लद्दाख जो है बहुत ही सेंसिटिव बॉर्डर एरिया है। चाइना और नेपाल का वहां पे लगातार जो है अतिक्रमण होता रहता है, और वहां पे जो अगर आप जनसंख्या देखिए तो 3 लाख के आसपास जनसंख्या है। और वहां पर ये 2 हिस्सों में विभाजित है। एक तो लद्दाख का एरिया हो गया, और जो लेह का एरिया, और दूसरा कारगिल एरिया हो गया।
अब जो लेह जो है वहां पर जो है बुद्धिज्म का ज्यादा इन्फ्लुएंस है, और जो कारगिल है वहां पर शियाज का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तो आपस में भी मतभेद उनमें बने रहते हैं लगातार। अब उनकी डिमांड यह है कि उसको स्टेट का हक दिया जाए। तो देखिए, स्टेट का हक देने में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई हिचकिचाहट नहीं है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे उसके, अगर आप उसका विश्लेषण करें तो आप देखेंगे इतना इतना सिंपल जवाब नहीं। 3 लाख की कुल जनसंख्या है वहां पर, माउंटेनियस जोन है, सेंसिटिव बॉर्डर एरिया है, वहां पर लगातार सेंट्रल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस जो है वो आग भड़काने में लगी हुई है, और वांगचुक जी का भी अभी जो है पता लग रहा है कि उनके पीछे भी एफसीआरए का, उन्होंने जिस प्रकार के शब्दावली का इस्तेमाल किया, अरब स्प्रिंग का मतलब क्या हो कि होस्नी मुबारक के खिलाफ किस प्रकार से वहां पे क्रांति हुई थी। तो ये इस प्रकार के भड़काऊ भाषण दे करके और फिर वो कह रहे हैं कि मैं शांति स्थापित करना चाहता हूं। तो मैं जरूर समझता हूं कि एजेंट प्रोवोकेटर्स जो है बहुत एक्टिव हैं। जयराम रमेश की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए बिहार के अंदर, इंस्टेंटेनियस वो जेनजी 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 का गीत गा रहे हैं। जेनजी के पास 7.62 एक्स एसएलआर नहीं आती है, मैं आपको बता दूं। जी। नेपाल में मैंने देखा कि, तो ये जेनजी को लेकर के कोई, ये एक प्रकार का यहाँ पर जो है भय का वातावरण कांग्रेस बनाने में लगी हुई है। उनके जो वो सिपांग है, सेंसिंग तपांग, जो वहां के अपर ले के कॉर्पोरेटर हैं, वो उसमें खुद शामिल थे। वहां पर जो जब बीजेपी के ऑफिस को जलाया गया तो वो खुद ही उसमें डायरेक्टली शामिल थे। अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पता लगेगा। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं डॉक्टर हिमांशु, कि जब 6 अक्टूबर को ये बात हो गई थी कि तय कि भाई आपके साथ बैठेंगे, हाई पावर कमेटी बैठेगी, केडीए जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है और जो ले एपेक्स बॉडी है उनके साथ बैठेगी, और कल भी शायद मुलाकात होने की बात थी, उससे 1-2 दिन पहले ही ये जो जो वायलेंस हुआ है, ये जो भड़काऊ तत्व वहां पे घुस गए हैं। राहुल गांधी जी लगातार बयान दे रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं, उनके पवन खेरा बयान दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत सोची समझी साजिश है भारतीय जनता पार्टी और सरकार के खिलाफ। राहुल गांधी वैसे ही देश के खिलाफ लगातार बयान देते चले आए हैं। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ये कुड़कड़ियां जुड़ेंगी और पता लगेगा कि किस और प्रकार एक से। बात बताइए मुकेश जी, आप लोग इतनी सरलता से सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को देश के खिलाफ आवाज के रूप में निरूपित करने के लिए उतारू क्यों हो जाते हैं? मतलब सोनम वांगचुक जो इलाके के पर्यावरण के संदर्भ में शिक्षा सुधार के लिए निरंतर सक्रिय रहे, वहां के लोगों की बेहतरी के लिए सक्रिय रहे, जिस पर समय समय पर आप लोग सराहना किया करते थे, उनकी आवाज आपकी नीतियों के विपरीत क्या हुई? अचानक आपको उनका विदेशी कनेक्शन भी ध्यान आ गया, विदेशी एजेंट से जुड़े होने की जांच जरूरी लगने लगी। आपसे जानना चाहता हूं, भाजपा का विरोध या केंद्र सरकार का विरोध देश का विरोध हो गया है क्या? मतलब आप असहमति या आलोचना के हर स्वर को देश विरोधी करार देने के लिए इतने आमादा क्यों रहते हैं? नहीं, आप देखिए, चरित्र देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वांगचुक जी का पार्टिसिपेशन है कि नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जब उनसे वार्तालाप की बात चल रही थी कि 6 अक्टूबर को आप बैठिए, और यहाँ के हाई पावर कमेटी के उनसे डिस्कशन होने शुरू हो रहे थे, तो उस समय इन्होंने ये भड़काऊ भाषण देने का क्या मतलब था? क्या उन्होंने कहा कि आप वो पहन के आइए, मास्क पहन करके आइए? तो ये जो इस प्रकार की बातें हैं, तो इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं, देखिए चाइना बॉर्डर स्टेट है, मैं समझता हूँ, और चाइना का लगातार निगाह, गिद्ध आंखें जो है लगी हुई हैं। तो हो सकता है कि अब इसलिए उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है HIL और सेक्मॉल SECMOL, उनके खिलाफ FCR इन्वेस्टिगेशन अगर कर रहे हैं तो क्या बुराई है? अगर वो साफ होंगे, उनका चरित्र साफ होगा तो पता लग जाएगा। और अगर कहीं तार जुड़े हुए हैं किसी भी भारत की जो विभाजन करने में लगे हुए, देखिए डॉक्टर हिमांशु, लद्दाख कोई खाली मामला नहीं है। बहुत सारे ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना पड़ता है। कि जम्मू कश्मीर खुद ही अभी यूनियन टेरिटरी की स्थिति में है। उधर वो स्टेट बांग्लादेश 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपको लिमिटेड ऑटोनॉमी दे देंगे, हम आपको 6 शेड्यूल का प्रोटेक्शन भी देंगे। वहां शेड्यूल ट्राइब्स का ऑलरेडी रिजर्वेशन बढ़ा है, वहां पे 800 पोस्ट वहां पे उनको दी गई, उनको भरी जा रही है। वहां पे विकास का कार्यक्रम तेजी से चल रहा है। वहां पर तमाम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर के चल रहा है। नहीं तो कल क्या होगा, अगर स्टेट बना तो शिया और बुद्धिस्ट के बीच में वहां पे लड़ाई होने की पूरी संभावना है। उसका पूरा स्टेट बनेगा, उसके सेक्रेटेरिएट बनेगा, उसका CM बनेगा। मतलब एक 3 लाख की जनता के अंदर
आपको जो चाहिए बताइए। सेंट्रल गवर्नमेंट आगे बढ़ करके उनके काम कर रही है, बल्कि मैं सोचता हूँ विकास का दर वहां बहुत तेजी से बढ़ा है। आपको दूसरा एमपी चाहिए तो उसकी बात भी की जा सकती है। पहले वार्तालाप तो करिए बैठ करके, और सरकार अगर मना करे तब अलग बात है। वार्तालाप तो करिए। मुकेश त्यागी जी की ये दलील है। बहुत संवेदनशील इलाका, ये भी मुकेश त्यागी जी की दलील है। पर राज्य की मांग 3 लाख की आबादी पर, तो इस देश में कितने राज्य बन जाएंगे, ये भी बात जहन में आती। लेकिन मेरे साथ में नम्रता जी हैं, कटघरे में है कांग्रेस। भाजपा का कहना है सारी आग इन्हीं की लगाई हुई है। दूसरों का नाम लेकर अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक उतर रही है। ऐसा क्यों कर रहे हैं नम्रता जी आप लोग? भाजपा का सवाल है। मूल चेहरे पे ही आईना साफ करता रहा, तो जब संभाल नहीं पाते परिस्थिति तो कांग्रेस पे, कभी नेहरू जी पे, कभी विदास जी हाथ बता देते हैं। ये तो बीजेपी की हालत हो गई है। 2019 जब 5 अगस्त को इन्होंने हमारी प्रिंसली स्टेट का विभाजन किया और हमारी स्टेट को 2 टुकड़ों में बांट दिया और इसे यूटी बना दिया, तभी से आपने देखा कि जनता के मन में बहुत आक्रोश था। लेकिन लद्दाख के लोगों ने इसे बहुत सेलिब्रेट किया था और यही वांगचुक साहब ने इसका स्वागत किया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ठीक 1.5 साल पहले से वो आंदोलन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं चाइना अंदर घुस आया है, हमारी पैस्टर लैंड को खा रहा है। वो कह रहे हैं युवा बेरोजगार है, आप लद्दाख को मत बेचिए, यहाँ की जो सीनियरिटी है उसको बने रहने दीजिए सेंसिटी को। वो वहाँ के लोग आंदोलन कर रहे हैं कि युवा बेरोजगार है। तो अंदर जो आग थी वही आज आपको नजर आई है, और ये उसका आरोप लगाते हैं कभी कांग्रेस पे, कभी किसी पे। मैं आज भाजपा से ये कहना चाहती हूँ कि आपने जो आग लगा दी है आज युवा के मन में, उसे बेरोजगार करके पूरे देश के अंदर और विशेषकर जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा आंकड़ा जम्मू कश्मीर का है बेरोजगारी दर का, और लद्दाख का भी वही हाल है। आज लद्दाख, जो वांगचुक साहब हैं वो पीस लविंग पर्सन, जो गांधीवादी विचारधारा के हैं, जो लद्दाख से पैदल दिल्ली तक का सफर तय करते हैं और अपनी बात पहुंचाते हैं कि लद्दाख को और मत जलाइए, उसे 6 शेड्यूल दे दीजिए, उसे उसका हक दे दीजिए। लेकिन आप आंखें मूंदे रहते हैं। आज वही जो हुआ, आपने देखा युवा आज किस तरह से अंदर जो उसके एक आक्रोश था, जो जोश था, वो आज सामने आया। अब ये किसका हाथ है, उसका हाथ है, इसका हाथ है, इसके बजाय ये जानने की कोशिश करें कि जब पटल से प्रधानमंत्री झूठ बोलेगा पार्लियामेंट की, जब गृह मंत्री झूठ बोलेगा पटल से कि हम शीघ्र इलेक्शन के बाद आपको यहाँ आपका स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे, तो फिर किस पे यकीन करेगा इंसान? तो अंदर आक्रोश तो होगा। कभी आपके पेपर लीक हो जाएंगे, कभी आप रिश्वत। आप निजी तौर पर कितना व्यवहारिक मानती हैं 3 लाख की आबादी वाले इलाके को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के संदर्भ में? क्या आपको लगता है ये एक व्यवहारिक मांग है, एक तर्कसंगत मांग है, एक युक्ति संगत मांग है? मैं तो इसको भी युक्ति संगत नहीं मानती कि एक प्रिंसली स्टेट को आप तोड़ के उसको यूटी बना दें। ये कहाँ तक तर्क संगत है? ये कहाँ तक एक स्टेट को आपने यूटी होते देखा? ये कहाँ तक तर्क संगत है? ये कहाँ तक तर्क संगत है कि एलजी और जो नियुक्त सरकार है, एक सिलेक्टेड सरकार और एक जो इलेक्टेड सरकार है, वो सिलेक्टेड सरकार उसे डोमिनेट करना चाहती है। दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से आप इलेक्टेड लोगों को चलाना चाहते हैं, काम नहीं करने दिया जाता, एडमिनिस्ट्रेशन को आप चलाना चाहते हैं। हाई हेडेडनेस इतनी है यहाँ ब्यूरोक्रेसी की, ये कहाँ तक तर्क संगत है? तो हर चीज में तर्क नहीं होते, कहीं जज्बात होते हैं, कहीं समझ होती है। जहाँ लोग शांति प्रिय माहौल के, आपने लद्दाख को कभी इस तरह से नहीं देखा होगा। पीस लविंग पीपल हैं लद्दाख के और लेके, उन्होंने कभी सड़कों पे भी उतर के ऐसा आक्रोश नहीं दिखाया। तो आज क्या हुआ? वो बलबला कहाँ से आया? वो जहर अंदर कहाँ से आया? आप समझने की कोशिश कीजिए। ये समझने की कोशिश कीजिए, ये कहना है नम्रता जी का। लेकिन मेरे साथ में डॉक्टर मीना पटेल हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आजकल तो सोशल एक्टिविस्ट कोई भी मांग उठाते हैं, डर लगने लगता है किस रूप में उस मांग को देखा जाएगा। तो डॉक्टर मीना पटेल सोनम वांगचुक अरसे से इस देश में रोल मॉडल के तौर पर देखे जा रहे थे। 2-4 अनशन क्या कर दिया, एक पदयात्रा क्या कर ली, कहीं खलनायक के तौर पर ना देख ली जाए, ये डर सताने लगा। क्या कहती हैं आप? बिल्कुल, देखिए, मांग अपनी जगह पे है, होती है। मांग करना हक है, मांग सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पैटर्न बन रही है आंदोलन की, जिस तरह से भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, ये एक माहौल ऐसा बन रहा है कि हर स्टेट में, हर जगह पे कोई भी मांग को भड़काऊ
उसके रिलेटेड सारी चीजें एक पैटर्न के हिसाब से बनना शुरू हो जाती है। जैसे कि कोई मांग अभी ऐसी हो ही नहीं गई कि जो बातचीत करने से शुरुआत हो, डिस्कशन हो, और जो मांग है उसकी सारी चीजों को टेबल पे लाके ओपनली बात किया जाए, हेल्दी बात किया जाए, ये अभी रहा नहीं है। अब हर जगह आप देखेंगे, काफी समय से हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी चीजों में आप बताइए तो एक बहुत बड़ी मांग है या बड़ी चीज है, पर जो भी नेता इसमें से उभर के आते हैं, जो आंदोलन को लीड करते हैं, वो इस तरह से ही होता है कि वो अनशन पे बैठेंगे, फिर उसकी फेवर में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, फिर तोड़ फोड़ मचाएंगे, बहुत सारी चीजें हो जाएगी, फिर बहुत सारा चर्चा हो जाएगा, मीडिया में इस तरह से आ जाएगा। ये एक पैटर्न बन चुका है और उसमें फिर राजनीति आ ही जाती है कि जो पक्ष है, विपक्ष है, दोनों एक दूसरे पे ब्लेम करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए मीना पटेल जी, क्या आप नहीं मानती हैं कि सरकारों के कान इतने बहरे हो गए हैं कि मौन अनशन की गूंज उनके कानों तक पहुंचती नहीं है? जब तक सड़क पर उत्पात होता नहीं, 2-4 बिल्डिंग जलती नहीं, 6-8 लोग मारे जाते नहीं, तब तक समस्या महसूस होती नहीं। बांग्लादेश हो, नेपाल हो या श्रीलंका हो, सत्ता पलट की कोशिशों को सफलता तभी मिली जब आगजनी चरम पर पहुंची। क्या आप कहती हैं, मानती हैं कि ऐसे उदाहरण जो अतीत में आ रहे हैं ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं? भीड़ तंत्र लोकतंत्र पर हावी हो रहा है। अहिंसा को सर्वोपरि बताने वाले देश में भी अब हिंसा के सर्वोपरि होने की आशंका पैदा हो रही है। देखिए, मैं मानती हूं कि भीड़ तंत्र है, उसका उपयोग जो कहते हैं उसका बेशुमार अब होने लगा है। दुरुपयोग कहूंगी, उपयोग नहीं कहूंगी, दुरुपयोग हो रहा है। देखिए, आप देखिए हरेक बात पे अगर यही तरीका अपनाया जा रहा है, इसका तो ये मतलब है, दो तरीके के मतलब निकाल सकते हैं। एक तो सरकार सुनती नहीं है, एक मतलब ये है कि यही एक तरीका बच गया है। बिल्कुल नहीं, ये दोनों जो रीजन में दृष्टि से हम देख रहे हैं वो दोनों भी गलत है। क्योंकि देखिए, काफी समय से देखिए गुजरात में भी इस तरह के दंगे फसाद हुए थे। हर स्टेट में कुछ ना कुछ मांग रखी जाती है और फिर उसके पीछे युवाओं को जोड़ दिया जाता है। तो आप क्या युवाओं को यही सिखाएंगे या यही करवाएंगे? युवाओं को यही सिखाएंगे? ये मीना जी का सवाल है, लेकिन मैं वापस मुकेश त्यागी के पास आता हूं। क्या कहते हैं मुकेश जी, समय के साथ माहौल की नजाकत को भांप पाने में नाकाम हो रहे हैं क्या आप? जब आपने जम्मू कश्मीर का विभाजन किया था तब नहीं पता था आपको कि इसकी आबादी कितनी है? वो 3 लाख का आंकड़ा तब आपको दिखाई नहीं दिया था। लेह और कारगिल की सांस्कृतिक विभिन्नता उस समय आपके जहन में नहीं थी, धार्मिक विभिन्नता उस समय आपके जहन में नहीं थी। आज जब आवाज सड़क पर इस कदर आ रही है तो आप इन समस्याओं के संदर्भ में परेशानी जाहिर कर रहे हैं कि देखिए कितनी बड़ी दिक्कत आ जाएगी। विभाजन तो आपने किया था, तो फिर एक पूर्ण राज्य को केंद्र शासित इलाके में तब्दील करने की आपकी कोशिश सवालों के घेरे में है। तो जो सवाल कर रहे हैं उनको आप दूसरे सवालों के घेरे में लाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? नहीं डॉक्टर हिमांशु, देखिए ऐसा है कि स्थिति मैंने आपसे पहले ही बयान किया कि वहां पर दुश्मन देश जो है चारों तरफ से बैठे हुए हैं जी। अब चाहे आप पाकिस्तान को ले लीजिए, चाहे उधर बाल्टी गिलगिस्तान है और इधर जो है आपका चाइना तिब्बत है, तो तमाम ऐसी वहां पे जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन वो इतनी सिंपल नहीं है। और वैसे भी यहाँ पर जिस तरह की सेशनिस्ट एक्टिविटी हुई है, अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा हैं, तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इस प्रकार की यहाँ पे विभाजनकारी जो कैंपेन है बहुत दिनों से चला आ रहा है। तो वहां पर उसको इतनी सरल से उसको आप जो है कह दें कि यार स्टेट में कन्वर्ट कर दीजिए, ये कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। अब मैं आपको उदाहरण एक दूं, ये सुभाष घेसिंग ने वहां पर दार्जिलिंग का जो ऑटोनॉमस मूवमेंट चलाया था, उसमें क्या हुआ, उसमें दोनों आपस में भिड़ गए, बिमल गुलाम और सुभाष घेसिंग,
और वहां पर जो है उसकी मट्टी पलीत हो गई, ऑटोनॉमस दी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, लेकिन वहां का जो विकास है वो रुक गया है। तो काफी कई नजरिए से, कई दृष्टिकोण से देखते हैं, और ये तो संवेदनशील बहुत ज्यादा है। तो हम कौन सा मना कर रहे हैं कि हम उनको स्वायत्ता नहीं देना चाहते? आप लीजिए स्वायत्ता। हम उनसे कौन सा कह रहे हैं कि आपको सिक्स शेड्यूल का प्रोटेक्शन नहीं देना? उनकी क्या मांगे हैं? उनकी मांगे हैं कि हमें सिक्स शेड्यूल के प्रोटेक्शन दिया जाए। ऑलरेडी ट्राइबल प्रोटेक्शन है, वहां पे 85% जो है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षण दे दिया जा चुका है। आपको जॉब की क्रिएशन चाहिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। आपको लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। डिफेंस फोर्सेस की वहां पे जरूरत है, वहां पे वो दे रही है। तो आपको ऐसा क्या लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको महरूम कर रही है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मुद्दा किस बात का है? स्टेट बनने का मुद्दा, खाली स्टेट बनने का मुद्दा का मतलब ये है कि हम जो है, अब हम मलाई हम खाएंगे। हमने स्ट्रगल किया। आपका कहना है कि सोनम वांगचुक मलाई खाने के लिए भूखे रह रहे हैं। सोनम वांगचुक का अनशन मलाई खाने की हसरत के चलते है, यह परेशानी का विषय है। सुभाष घई का भी आप यही उदाहरण देख लीजिए, उन्होंने किस प्रकार से वहां की ऑटोनॉमी को हैंडल किया वहां पे दार्जिलिंग में। तो ये कोई संभावना को आप दूर, क्योंकि हम आपकी सारी मांगे मानने को तैयार हैं। आप मांग से पहले ही कोई डिस्कशन नहीं किया, आपने एजिटेशन शुरू कर दिया, वो भी वायलेंट एजिटेशन शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के आपने ऑफिस को जला दिया, वहां पे लोग मर रहे हैं, वहां पे सीआरपीएफ की जम्मू कश्मीर से 3 बटालियन और गई हैं। तो आपने ऐसी अराजकता की स्थिति पैदा कर दी, तो आपका मोटिवेशन क्या है? आपके इकबाल का क्या हुआ मुकेश जी? केंद्र शासित प्रदेश है ना, आपका इंटेलिजेंस फेलियर हो गया पूरा। आपकी पूरी की पूरी हुकूमत को इस कदर चुनौती दे दी गई। आपके कंट्रोल के इलाके में लोग आकर आपका कार्यालय फूंक गए। यह आपका दम है, यह आपका प्रबंधन है, यह आपकी हुकूमत का इकबाल है। डॉक्टर हिमांशु, देखिए ऐसा है कि अगर हम कड़ा डिसीजन लेते, कोई कड़ी वहां पर पावर लगाते, वहां पे हमारे पास तो तमाम साधन है, लेकिन हमने फिर भी डेमोक्रेटिक व्यवस्था के अंदर जो है एजिटेशन ने अगर जला दिया, तो हम उस लेवल तक भी झुकने को तैयार है। ठीक है, आपने जला दिया, अगर हम वहां पे कड़ा एक्शन लेते, वहां पे हमारे पास आर्मी है। जैसे नेपाल के अंदर क्या हुआ, वो पीसफुल प्रोटेस्ट था, उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी, वहीं का ट्रिगर पॉइंट था। वो तो आ रहे थे, हम भी गोलियां चलवा सकते थे, लेकिन हमने गोलियां नहीं चलवाई। तो उसको सराहना करने की जगह आप हमारी आलोचना कर रहे हैं डॉक्टर हिमांशु। तो मैं सराहना किस बात पर करूं? इस बात पर कि 4 लोग मारे गए? इस बात पर सराहना करूं कि 70 लोग घायल हो गए? इस बात पर सराहना करूं कि वहां के लोगों को आप अपनी नीति के साथ जोड़ नहीं पाए? आखिर इतने लोग सड़क पर आ रहे हैं मुकेश जी, आपने अपनी नीति के तहत 6 साल गुजार दिए। वहां के लोग आपको छोड़कर एक तथाकथित विदेशी शक्तियों के इशारे पर खेल रहे सोनम वांगचुक पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं मुकेश त्यागी जी, और चाहते हैं कि मैं आपकी सराहना करूं। तो मैं तो सवाल करूंगा ना आपसे, इतने बड़ी पार्टी, नरेंद्र मोदी जैसा चमत्कारिक नेतृत्व, अमित शाह जैसा गृह मंत्री होते हुए भी आपकी पार्टी का स्थानीय नेतृत्व लोगों को आपकी मंशा, आपकी नीति समझा पाने में कामयाब क्यों नहीं हो पाया? इतना विफल हुआ कि आपका कार्यालय जला दिया गया। वही तो मैं कह रहा हूं कि इन्होंने हमारे साथ जो है विश्वासघात किया है। जब वार्तालाप का कार्यक्रम बन रहा था, आपसे मिलने की तैयारी हो गई थी, हाई पावर कमेटी बैठ चुकी थी, 6 अक्टूबर के लिए मीटिंग निर्धारित हो गई थी, आपकी डिमांड हमारे सामने आ गई थी, उनका मूल्यांकन हो चुका था क्या क्या उनको। तो उसके बाद, उससे पहले एकदम ये करना, ये अराजक तत्वों का काम नहीं है तो किसका है, मुझे बताइए। ये अराजक तत्वों का काम है, और किसका है? तो वो अराजक तत्व कौन? कांग्रेस? बिल्कुल, उनके जो नेता हैं वो सेपांग, वो वहां पे डायरेक्टली थे, उन्होंने जलने में उनका कंट्रीब्यूशन है, उनका कंट्रीब्यूशन है। तो मैं आखिरी बातचीत के लिए नम्रता जी आपके पास आता हूं, सही रास्ते से नहीं तो गलत रास्ते से क्या कांग्रेस के माध्यम से लेह लद्दाख में अपनी संभावना तलाश रही है? मुकेश जी बता रहे हैं कांग्रेस पार्षद ने सब कुछ किया। मैं आज आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि बहुत देर बाद एक ऐसे जर्नलिस्ट से बात करने का मौका मिला जो निष्पक्ष होकर बात कर रहे हैं और इतने मतलब विजनरी हैं कि दोनों तरफ की बात रखने में सक्षम है, किसी एक पक्ष को ज्यादा महत्वता नहीं दे रहे और क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि इंटरनेट, आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा था, आपकी इंटेलिजेंस सिक्योरिटी कहाँ थी, क्यों पता नहीं चला कि ऐसा होने वाला है। तो ये सब चीजें हैं और पता चला है कि बीजेपी ऑफिस के अंदर से पथराव हुआ, सीआरपीएफ ने भी पथराव किया, जो लोग मारे गए चाहे वो 4 हो चाहे 40, उनका दर्द होना चाहिए। उससे पहले मैं इन्हें सुन रही थी, ये कह रहे थे कि वहां और क्या चाहिए,
नौकरी युवा के पास नहीं है, उन्हें रोजगार चाहिए। महिला सुरक्षा नहीं है, उन्हें सुरक्षा चाहिए। आज के दिनों में हेल्थ फैसिलिटी बिल्कुल डिटेरियोरेट हो रही है, वो चाहिए। जो हालात आपने बना दिए हैं यूपी बनने के बाद कि दिल्ली हमारी स्टेट को चलाएगी, हमारी यूपी को चलाएगी, हमें वो अधिकार चाहिए कि यहाँ इलेक्टेड नुमाइंदे अपने लोगों के लिए यहाँ फैसला कर सके। तो ये सब अधिकार छीन के हमें कहते हैं कि क्या चाहिए। नेहरू जी ने पहले भाषण में यही कहा था कि मेरे से जब मैंने भाषण दिया प्रधानमंत्री का, तो एक महिला ने मेरे से पूछा कि तुम तो प्रधानमंत्री बन गए, मुझे क्या मिला। उन्होंने कहा मैंने तुझे ये अधिकार दिया कि तुम मुझसे पूछ सके कि मैंने तुझे क्या मिला। तो वो जो डेमोक्रेसी का पूरे स्पिरिट है उसको डाइल्यूट कर दिया इस बीजेपी ने। ये कातिल है डेमोक्रेसी के जम्मू कश्मीर के अंदर। यहाँ आंदोलन आज सड़कों पे हैं और ये कहते हैं हमें क्या मिला, हमारा युवा बेरोजगार है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है जम्मू कश्मीर और आज लद्दाख के अंदर। आप बताइए, युवा जो भविष्य है इस देश का, वो बेरोजगारी दर से जूझ रहा है। महंगाई का क्या आलम है, आप मुझे बताइए। आपने नम्रता जी, एक मेरा मासूम सा सवाल है, बेरोजगारी केवल केंद्र शासित प्रदेश में है? जो पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त देश में इलाके हैं वहां पर बेरोजगारी कोई विषय नहीं है, सुरक्षा कोई विषय नहीं है, महिलाओं के संदर्भ में कोई खतरा नहीं है। क्या आप नम्रता जी मानती हैं कि महज एक पूर्ण राज्य का दर्जा इन सारी समस्याओं का समाधान है? देखिए, हमारे यहाँ बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी। जम्मू कश्मीर इकलौता ऐसा राज्य था जिसके पास हर यहाँ के जो रहने वाला प्रवासी था उसके पास अपनी छत थी। आज हालात बिल्कुल विपरीत होते जा रहे हैं। आज यहाँ पे महंगाई ने आलम बजाया क्योंकि यहाँ की ऐसी पॉलिसी नहीं, व्यापार खत्म हो गया है, व्यापारी आज सड़क के ऊपर है। आज मुझे बताइए कि ये जो आपने यूपी बना दिया उसके बाद जम्मू कश्मीर को मिला क्या? उसके बाद जम्मू कश्मीर को मिला क्या, ये नम्रता जी का सवाल है। पर नम्रता जी का कहना है कि जब पूर्ण राज्य स्तर पर पलायन देश के लिए शर्मिंदगी का विषय रहा, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कश्मीरी पंडितों की त्रासदी भरी कहानियां आज भी हमारे जहन को झकझोर देती हैं। पर बहरहाल महत्वपूर्ण बात यह है कि लेह लद्दाख के संदर्भ में एक निर्वाचित सरकार के द्वारा स्थानीय भावनाओं की अनदेखी कभी भी संकट का विषय हो सकती है। और अगर आपकी रीति नीति का विरोध स्थानीय स्तर पर कोई करे तो उसकी बातों को समझने के स्थान पर सीधे उसे देश विरोधी करार दिए जाने की कोशिश क्या स्थानीय स्तर पर और अधिक आक्रोश नहीं बढ़ा देगी? सोनम वांगचुक के संदर्भ में 11 साल बाद ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि उनकी संस्था विदेशी चंदे से चल रही है, वो क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान गए तो वो यात्रा संदेह के दायरे में है। ये सब कहानियां कहीं ना कहीं लोगों के मन में संदेह पैदा कर देती है। बेहतर होगा कि स्थानीय लोगों को अपने रीति नीति के लिए तैयार करने पर ज्यादा मेहनत की जाए, बजाय आंदोलनकारियों की छवि को धूमिल करने के प्रयास किया जाए। ऐसा हमारा नजरिया है। अब अगर सरकारी एजेंसियां कुछ नया ही निकाल कर ला दें और जिनको हम नायक समझते आ रहे थे उनके खलनायक होने के पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत करें तो बात अलग है। पर महज जांच के आधार पर उनको खलनायक बनाने की कोशिश को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शायद सराहा ना जाए। जिम्मेदार लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर करेंगे बात किसी नए विषय पर। मुझे दीजिए इजाजत। सलाम।